गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकंड ईयर लास्ट क्लासेस में हमके अंदर जो चीज़ें डिस्कस करी थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है चैप्टर के अंदर। तो लास्ट क्लास में हमने कॉर्पोरेट के बारे में स्टार्ट किया था, अंशों का हरण कैसे करते हैं उसकी एक कंडीशन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन हमने डिस्कस कर ली थी, एट पार अगर आपका होता है तो आप कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वो हमने शायद देख लिया था, एग्जाम्पल भी देख लिया था और उसके अंदर में देखा था कि क्वेश्चन अगर का जो भी आपकी कंडीशंस हैं उसमें आपका फॉरफिटेड कब हो रहा है। ओके, हमने फॉरफिटेड में कंडीशन देखी थी कि अगर आपके फर्स्ट कॉल होने के बाद सेकंड कॉल ड्यू नहीं करने से बिफोर भी आप कर सकते, वो सेकंड कॉल करने के बाद भी आपको पेमेंट नहीं करता तो आप फॉरफिटेड करते। तो दोनों की एंट्री डिफरेंट टाइप से होगी। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कॉर्पोरेट की क्लास के अंदर। ओके, आज की क्लास में हम देखेंगे अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हैं और उनका हरण कर रहे हैं, है ना। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण जो हम किस पर कर रहे हैं, जो भी शेयर्स हैं हम किस पर इशू कर रहे हैं, इशू ऑन प्रीमियम, ठीक है। ठीक है, अब आपने क्या किया, 100 रुपए के शेयर को ज्यादा पे सेल किया और उन शेयर्स पर आपके पास पैसा आता है नहीं आता, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, जो लोग पैसा नहीं देंगे उसका क्या करोगे, आप शेयर को फॉरफिटेड कर लेते हो। तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट जो कंडीशन होती, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब आपकी प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं होती तब आप कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। हरी लिमिटेड इशू शेयर्स ऑफ ₹100 each at a premium of 10 rupees per share payable as 30 rupees on application, 50 rupees allotment including premium and 30 rupees on first and final call। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो किस पे चल रहा है, प्रीमियम पर है। आपके पास 100 रुपीज के शेयर्स हैं, उसको आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, ठीक है। और फर्स्ट आप एप्लीकेशन पे 30 रुपीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 50 रुपीज एंड जो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हो रही है वो इक्वल टू 30 रुपीज की और टोटल करेंगे 110। इट मींस यहाँ पे अलॉटमेंट में प्रीमियम की वैल्यू 40 प्लस 10 रुपीज होगी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी कितने परसेंट प्रीमियम है, 100 रुपीज की शेयर को आप कितने पे इशू कर रहे हो, 110 रुपीज। इट मींस 10 रुपीज आपकी क्या है, प्रीमियम है। ओके, क्लियर है। अब आगे चलें, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अनुपम shareholder of 300 shares could not pay allotment and calls money, the director forfeited his shares, give the journal entries regarding the forfeiture in the books of company। क्या हुआ, आपने इस कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए उसमें अनूप एक पर्सन है ना, अनूप के पास में क्या है, कितने शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं। उसने क्या किया, एप्लीकेशन अमाउंट का पेमेंट किया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं की थी। ओके, इट मींस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमारे पास नहीं रिसीव हुआ। इस टाइम में कंडीशन कौन सी होगी, एंट्री क्या करेंगे वो हम आगे एंट्रीज करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, माइंड में कंडीशन क्या वो अगर क्लियर हो पाएगी तो अपनी एंट्रीज इजीली हो जाएगी। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या एंट्री करनी होगी उसके बारे में देखेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारा शेयर्स कितने का था, तो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिटेड कर रहे हैं, है ना। अब शेयर कैपिटल खत्म हो रही है, एंड हो रही है ना, ठीक है। और जब भी कैपिटल बढ़ती तो क्या करो, क्रेडिट कर दो, सेम अब इसको खत्म कर रहे हो, है ना। तो इसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे, कौन सा पैसा हमारे को मिल गया उसके लिए तो आप करेंगे फॉरफिटेड का अमाउंट, और जो जो पैसा आपके पास नहीं है वो उसके नाम से शो करेंगे। इट मींस आपके पास भी क्या नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, कौन से नहीं है, फर्स्ट कॉल का पैसा आपके पास नहीं है, फर्स्ट कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड बाकी का पैसा तो सारा आ गया, वो कहां चला जाएगा, शेयर फॉरफिटेड में। ओके, शेयर फॉरफिटेड। ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 300 शेयर्स है। ओके, और प्राइस क्या है, 100 रुपीस, तो 3000 का आपकी कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा, 300 शेयर्स इनटू 10 30,000 है ना, 30, और 3000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम की आपके पास एंट्रीज होनी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट आप वैल्यू कितनी लिखेंगे, 30,000 तो कैपिटल में और 3000 प्रीमियम। अब आपके पास में कौन कौन सा अमाउंट आ चुका है और कौन सा नहीं आया, तो कितना अमाउंट आया, तो अलॉटमेंट आपके पास नहीं है, कितना अमाउंट से 5 रुपीस के अकॉर्डिंग आपने कॉल की थी, तो कितना आना नहीं आया, तो 300 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं इनटू 5 रुपीस 15,000। ओके, नेक्स्ट 300 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल कितनी, 3 रुपीस अमाउंट कर रहे 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9,000। ओके, तो यहाँ पे आपका 15,000 एंड 9,000 रुपीस आपके पास नहीं आया, बट आपके पास एप्लीकेशन के अमाउंट आ चुकी है, और एप्लीकेशन कितने रुपए से, 9,000 से। ओके, तो आपकी एंट्रीज क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिक पूरी एंट्रीज क्लोज हो जाएगी। क्लियर है, तो आपकी एंट्री पूरी क्लियर होगी ना, डेबिट में कितना गया, कितना अमाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉर्पोरेट की एंट्री कैसे करेंगे वो क्लियर होना चाहिए। कंडीशन कौन सी थी, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आपको रिसीव नहीं होता, तब कौन सी एंट्री होगी, ये एंट्री होगी। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा आपको 2 मार्क का क्वेश्चन कि आप कॉर्पोरेट की एंट्री करो, ठीक है, फिर क्लियर होना चाहिए कि कंडीशन कौन सी, आपको प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, तब आप कैसे करेंगे। क्लियर। सेकंड जो क्वेश्चन आ जाता हमारा, आगे चले, दूसरी चीज है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई तो क्या करेंगे। अब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाएगी ना, तब एंट्री क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल वही लेते हैं जो लास्ट एग्जांपल था, तो हम ये मानते हैं कि फॉरफिटेड क्या हुआ, हमको अलॉटमेंट का पैसा पूरा मिल गया। अनुपे उसने क्या किया, अलॉटमेंट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की पेमेंट कर दी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की पेमेंट की, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया। ओके, उस कंडीशन में आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो होगा नहीं, रिसीव हो गया इसलिए। ओके, तो आपके पास में कौन सा अमाउंट नहीं है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, टू फॉरफिटेड शेयर फॉरफिटेड, वैल्यू अकाउंट करते हैं, कितना अमाउंट होना चाहिए, कितने शेयर है, 300 शेयर्स हैं, और कितने रुपए से, 10 रुपीस की होगी, अब 11 से नहीं होगी, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हम ले ही रहे है ना, तो इतना अमाउंट कहां चला जाएगा हमारा, 3000 में, फॉर्सिन एरियर में कितना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना होना चाहिए, 9000, और रिमेनिंग अमाउंट शेयर फॉरफिटेड में चला जाएगा। क्लियर है, ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कितना दिया, अकाउंट पूरा क्लोज हो जाना चाहिए ना, ठीक है, तो सर 20,000 होगा, 3,000 नहीं, इसी लिखना, एंट्री मिस्टेक कर दी। ओके, अमाउंट की मिस्टेक है और कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मैं 100 से करना चाहिए, ये सही है ना, हाँ यहाँ पे हाँ वही तो 30 रुपये से होगा, तब 9,000 होगा, 300 इंटू तो फर्स्ट कॉल का 20, हाँ 30 रुपीस एप्लीकेशन
हाँ 50 रुपए इसकी वजह इसका कितना हो गया 30 300 इंटू 30 करेंगे तो 9000 हो जाएगा। ओके 30 का 10 नहीं होगा। ठीक है, बाकी की आपको ये चीज याद रखनी है। अब आपको डिस्काउंट पे आपको न तो इश्यू नहीं कर सकते तो उसकी डिस्काउंट पर आप एंट्री करने की बात दूर की बात होगी। ओके, अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते तो इसकी फॉरवर्ड तो करेंगे नहीं डिस्काउंट पर। ठीक है, अब बात आती है डिस्काउंट वाले अंशों का हरण करने की। अगर एंट्री भी होती तो क्या होती। ठीक है, तो ये चीज आपको अगर करनी हो थोड़ा सा नॉलेज के लिए, पहले होता क्या था वो चीज बता दो। अगर डिस्काउंट पर होती एंट्री तो एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि आपके डिस्काउंट हो रहा है इट मींस यहाँ पे आप एक चीज और लिख देते हैं डिस्काउंट इश्यू ऑन शेयर्स। ओके, और क्वेश्चन अगर पूरा यही रखूं मैं और इसमें कर दूं तो क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा। तो आपके जो भी शेयर्स होगी शेयर्स की प्राइस आप लिख दोगे और डिफरेंट में आप क्या करोगे, जो भी आपने डिस्काउंट किया होगा उसको आप अलग से शो कर दोगे। आपका डिस्काउंट कितने अमाउंट का है तो आपका एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इसके बारे में कुछ देखना नहीं है। नेक्स्ट जो आता है सरेंडर्स ऑफ शेयर्स के बारे में, ये आपने सुना होगा सरेंडर। ठीक है, क्या होता है, ये दो चीजें होती है, एक तो अंशों का हरण होता है और दूसरा होता है शेयर सरेंडर। ठीक है, एक तो होता है कि कंपनी खुद आपसे अपने उन कंपनी के शेयर्स को ले लेती है और दूसरा क्या करते हैं आप अपने शेयर्स को क्या कर देते दे देते कि अब हम इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमने जितना भी पेमेंट किया उन शेयर्स को हमने सरेंडर कर दिया। तो कंपनी उसके बदले कुछ पैसा वापस रिफंड भी कर सकती है, ऐसा कुछ होता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सरेंडर बहुत रेयर चांस में होता है। कोई लोग कब मना कर देंगे हम पैसा नहीं दे पाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे, है ना। तो क्या होता है कि उसके बदले कुछ पैसा मिल जाता है, जिसके बारे में देखिए सरेंडर के बारे में, अंशों का समर्पण, है ना। ठीक है, जैसे हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा सरेंडर वैल्यू, है ना, हम कैलकुलेट करते थे कि आपकी पॉलिसी सरेंडर कर देते थे, है ना। सेम चीज यहाँ पे भी होती है। क्या होता है, कभी कभी हितधारी अपनी इच्छा से कंपनी को अपने अंश वापस करता है तो कंपनी उन्हें रद्द करने का आवेदन करता है, क्योंकि भविष्य में वह शेष राशि नहीं चुका सकेगा। ऐसी दशा में यदि कंपनी का संचालक मंडल उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और अंशों का समर्पण कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या किया, अपने अंशों का, अब आपको पता है कि फ्यूचर में आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो आपने क्या कर दिया, कंपनी को एप्लीकेशन देख के बोल दिया कि इसके आगे का पेमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे अंशों का क्या कर लो, सरेंडर कर दो। ठीक है, समर्पण कर दो। समर्पण है कि संचालक मंडल द्वारा अंशतः प्रदत्त अंश पूंजों का समर्पण को स्वीकार किया जा सकता है अथवा पूर्णतः अंशों को समर्पण स्वीकार करने से कंपनी के अंश पूंजी कमी मानी जाएगी तथा कंपनी अधिनियम की धारा 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अनुसार कार्यवाही करनी होती है। अतः अंशों का समर्पण कभी स्वीकार किया जाता है जब कंपनी के अंतर नियम में इसकी आज्ञा प्रदान करे, अतः प्राय ऐसी समर्पण वैध माना जाता है। ओके, तो ये चीजें अंतर नियम क्या होता है, कंपनी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशन अपने खुद के भी बनाती है ना। जैसे आपने पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम के बारे में पढ़ा होगा, है ना, कंपनीज लॉ में। ठीक है, तो दो टाइप के रूल्स होते हैं, उनके बारे में आपको क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन जो आप दे रहे हो, है ना, कुछ अपने जो भी आपके पास कुछ रूल्स तो ऐसे होते हैं जो सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो कंपनी की सभी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ कंपनी क्या करती है अपने लिए खुद के कुछ रूल्स बनाती है, वो हो जाएंगे अंतर नियम। तो अंतर नियम में ये बात होनी चाहिए कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। ये पहली चीज आपको क्लियर लिखना होगा अपनी, या ऐसी एप्लीकेशन जैसे आप सरेंडर करने वाली कंडीशन भी आप अपनी गाइडलाइन में बताएंगे हम ऐसा करते हैं, सरेंडर भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें चाहिए चीज बतानी होगी, है ना। ठीक है, ये जब अंतर नियम अनुमति दे, अगर आपने अंतर नियम में बोल रखा हम ऐसा सरेंडर वाली कंडीशन रखेंगे ही, है ना, कोई भी हमको शेयर को सरेंडर नहीं कर सकता तो आप कर ही नहीं पाओगे। ओके, नेक्स्ट, जो समर्पित अंश प्रदत्त है बिना समर्पण बिना प्रतिफल के है। बिना प्रतिफल के मतलब क्या होगा, आप सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, उसको पेमेंट नहीं कर रहे। मान लिया आपने मेरे को ऐसे सोचते हैं, कैसे हो गया, 100 रुपये आपके पास 100 शेयर्स है, ठीक है, आपने क्या किया
100 शेयर है और एक शेयर 100 रुपए का शेयर है ना, ठीक है, रेट इसकी, ठीक है। आपने क्या किया, 70 रुपए का पेड कर दिया, बाकी आपके पास 30 रुपीज पेड करना, जो पेड करना है, बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो क्या किया मैंने, 100 शेयर इनटू कर देना चाहिए। आप क्या करो, अब आपके पास में पैसा नहीं, किसी ऐसी कंडीशन में हो, आप फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, अब आप पेमेंट नहीं कर पाओ, क्लियर कंडीशन बना कर चलो सरेंडर, तो क्या करोगे, कंपनी को आपको कितना देना है, 3000 रुपए आपको पेमेंट करना टोटल। बट क्या हो रहा है, आपने कितना कंपनी को पैसा दिया, 7000 दिया, और 7000 के बदले आपको क्या मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना, फिर आप क्या कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो कंपनी इसके बदले कुछ पैसा देती है नहीं देती, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे प्रतिफल के बारे में बोला तो यही चीज है, समर्पण बिना प्रतिफल के हो, इसका मतलब इसके अंदर कोई देश में आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। समर्पण कंपनी के हित में हो, जब कंपनी समर्पित अंशों का पुनर्निर्माण करती है, ओके, सेम चीज होती है दोनों के अंदर। अब बात आता है डिफरेंस के बारे में, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस बिटवीन फॉरफिटेड एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स के बारे में, ओके। कंपनी हरण, अंशों का हरण और अंशों का समर्पण, ठीक है, दो चीज होती है। हरण भी हमने देखा, एक तो करती कंपनी खुद कर रही है ना, कंपनी खुद से कर रही है, अंशों का पेमेंट नहीं हो रहा तो कंपनी अपने आप से क्या कर रही है, उनका हरण कर लेती है। और जब समर्पण होता है वो किसके द्वारा होता है, अंशधारी के द्वारा होता है। अंशधारी क्या करता है, अपनी इच्छा से जाके बोल देता है कि मैं आगे पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, है ना, तो दोनों कंडीशन अलग है, ठीक है। सेकंड है अधिकार की बात करें तो मांग राशि बकाया होने पर हरण का अधिकार कंपनी को होता है। क्या होता है, अगर कोई भी कॉल से एरियर हो गया तो उसका पेमेंट नहीं करता तो कंपनी को क्या राइट बनता है, कंपनी उसके शेयर को फॉरफिटेड कर ले, ओके, कंपनी के पास राइट है। जब समर्पण का अधिकार अंतर नियमों की व्यवस्था होने पर ही निर्भर करता है। अगर आपके जो भी अंतर नियम है, आपने जो अपने रूल्स बनाए ना कंपनी के अंदर, जो रूल्स हैं उसमें हमने ये चीज भी नोट की कि अगर आप सरेंडर वाली कंडीशन भी रखेंगे, जैसे मैंने बता दिया है ना, अगर आप ऐसा कोई रूल बना रहे हैं जिसमें आप सरेंडर भी कर सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज ऐसी कोई रूल रेगुलेशन बना नहीं सरेंडर के बारे में, या ऐसी कंपल्सरी कोई है नहीं कोई ऐसी सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हरण की प्रक्रिया की बात करें तो हरण की प्रक्रिया निश्चित प्रक्रिया पूरी करनी होती है। क्या करते हैं, पूरी प्रक्रिया करनी होती है। क्या करते हैं, 14 दिन पहले नोटिस देंगे, पैसा मांगेंगे, है ना, बताया ना, क्या करें, पहले 15 दिन पहले आपको क्या करना है, नोटिस देना होगा तुमको, बकाया जो मांगे उसका भुगतान करो, नहीं भुगतान करोगे तो आपका अंशों का हरण कर लिया जाएगा, ओके। बट जबकि इसमें संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पास करना होता है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपको सरेंडर कराना है ना तो किससे कराना होगा, संचालक मंडल से आपको एक प्रस्ताव करना होगा, उसको पारित करवाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी नेचर की बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होगी, यह भुगतान न करने पर दंड स्वरूप किया जाने वाले कार्य, है ना। मान लो कि अगर आप पेमेंट नहीं करो तो कंपनी क्या कर रही है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ही काम कर रही है, आपको फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है ना 7000 का। अगर आप क्या कर रहे हो, 100 शेयर से 100 रुपए आपने इशू किए, उसमें 70 रुपए पेड है और 30 रुपीज आपने अनपेड है, तो 7000 के शेयर्स को आपको क्या बोलेगा, आपके पास पैसा नहीं तो कंपनी जब्त कर लेती है, अगर फॉरफिटेड कर लेती है तो कंपनी को फायदा होता है ना, बट आपको 7000 का नुकसान हो गया। तो ये किसको नुकसान पहुंचाता है, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उसने बाकी का पैसा पेमेंट नहीं किया, एक तरह उसको लॉस ही हो गया, ओके। नेक्स्ट होता है जबकि अब भावी दायित्व के मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। अब आप क्या कर रहे हो, समर्पण के आपको पता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो क्या करेगी कंपनी, मेरे को बार बार फोन करेगी, कॉल करेगी, आप शेयर का पेमेंट करो पेमेंट करो, है ना, बार बार। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमको करना ही नहीं, शेयर ही नहीं रखना है ना, हम क्या कर रहे हैं, हमारे शेयर को कर लो सरेंडर, हमको आगे की झंझट ही नहीं है, खत्म करो सारी चीज, ठीक है। तो ये चीज भी हो सकती है सरेंडर की कंडीशन में। नेक्स्ट होता है अंश पूंजी, अंश में परिवर्तन, हरण अंश परिवर्तन हेतु नहीं किया जाता, ठीक है। जबकि पुराने अंशों को बदलने के लिए नए
समर्पण के बाद किए जाते हैं। पूंजी में कमी, यह पूंजी में कमी की प्रक्रिया नहीं है, यह एक वैधानिक अपवाद है। ओके, ठीक है। जबकि पूंजी में कमी के समान पुनर्गठन है तो समर्पण होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए कि पूंजी में कमी, ठीक है। तो आप कैपिटल कम कर रहे हो क्या यहाँ पे? हाँ बताओ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कैपिटल कम कर रहे हो? कैपिटल आप कम नहीं कर रहे हो, ये आपको लीगली करना हो रहा है क्योंकि आपकी शेयर पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए आप क्या कर रहे हो? एक तरह से क्या हो रहा है, पूंजी में कमी होगी। आपकी शेयर कैपिटल अगर आपने 1000 शेयर इशू किया, 1000 में से 100 ऐसे निकल जाएंगे, तो इट मींस आपके पास कितना आ जाएगा? 900 शेयर से बचे। 900 शेयर की आपकी कैपिटल ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ओके, तो ये कैपिटल का अपवाद है। जब पूंजी में कमी की प्रक्रिया नहीं होती तो भी यहाँ पे क्या हो रहा है? पूंजी में कमी हो रही है, आप पूंजी कम करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाहते, तो भी आपकी कैपिटल ऑटोमेटिक कम होती जा रही है। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया, डिफरेंस दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बाद आगे की चीजें हम आगे के जो बायबैक ऑफ शेयर्स, इसके इश्यू ऑफ शेयर्स के कुछ क्वेश्चन है, कॉर्पोरेट के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। थैंक यू।